के 6 लेन की सड़क तैयार हो जाए। दूसरी बड़ी उपलब्धि आप सबको पता है, बागडोगरा में करीब रोजाना 36 फ्लाइटें लैंड करती और टेक ऑफ करती है और बहुत कंजेशन हो गया है। उसके लिए भारत सरकार ने 3000 करोड़ की स्वीकृति दी है और कल्पतरु को वो अवार्ड भी हो चुका है। अब चुनाव के बाद उसका काम शुरू होगा। तीसरी बड़ी योजना जो हम सब के लिए वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं और हम मानते भी हैं, सिलीगुड़ी के चारों तरफ 180 किलोमीटर का रिंग रोड बनेगा 4000 करोड़ रुपए की लागत से, और ओदलाबाड़ी से होते हुए सेबोग और सुकना, उसके बाद पानी घट्टा, पानी टैंकी और नक्सलबाड़ी, गोशपुर होते हुए बागडोगरा के पीछे एयरपोर्ट के पीछे की तरफ से होते हुए फुलबाड़ी और वापस से जलपाईगुड़ी में जाके ओदलाबाड़ी तक मिलेगी। यानी किसी भी ट्रक को जिसको बिहार से आसाम जाना होगा उसको सिलीगुड़ी एंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसके कारण शहर फैल जाएगा और जो अभी कंजेशन है वो भी डीकंजेशन होगा और सिलीगुड़ी और तेजी से आगे बढ़ेगा। तीसरी बड़ी समस्या पीने की पानी की थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार ने सिर्फ सिलीगुड़ी शहर के यानी कॉरपोरेशन इलाके के लिए 500 करोड़ रुपए अमृत 2 के अंतर्गत जो है पीने की पानी के लिए दिया है और 250 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज और ड्रेनेज का काम भी चल रहा है। पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में 3500 करोड़ रुपए सिर्फ पीने की पानी के लिए मिला है। फुलबाड़ी से लेके सिलीगुड़ी तक काफी, क्योंकि बॉर्डर बांग्लादेश जाना पड़ता है ट्रक को, गाड़ियों को, वाहन को, इसके लिए 750 करोड़ रुपए की लागत से 12 किलोमीटर की 4 लेन की सड़क बनेगी। और इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं 3 वंदे भारत ट्रेन चल चुकी है और एनजीपी स्टेशन 350 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्नाइजेशन का काम भी चल रहा है। कालिम्पोंग जाने के लिए अल्टरनेटिव हाईवे 717A लगभग 90% बनके तैयार हो चुका है और सिलीगुड़ी से बैठ करके रंगपू यानी सिक्किम के बॉर्डर तक 42 किलोमीटर का 12000 करोड़ की लागत से नई रेलवे लाइन बन रही है, जिसका काम करीब करीब 60% हो चुका है। भविष्य में जाकर के रंगपू के बाद गैंगटोक, गैंगटोक से फिर वापस से जाकर के नाथुला तक आप सिलीगुड़ी से ट्रेन में बैठ करके पहुंच जाएंगे। उसके साथ ही बिजनबाड़ी और कालिम्पोंग को भी जोड़ने की योजना है और पर्वतमाला की योजना के अंतर्गत बहुत सारे काम यहाँ पे अभी होने हैं। तो ये कुल मिला के कुछ चीजें मैं आपके सामने रखा हूँ और इन सब योजनाओं को पूरा करना है और भविष्य में अगले 5 साल के लिए मेरे मन में और कुछ योजनाएं, विशेष करके स्वास्थ्य की हालत हमारे इस पूरे क्षेत्र में ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल की अनदेखी तो है ही। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज की अवस्था देखते कोई मरीज वहां ठीक होने के लिए नहीं जाता और हमारे पास इतने पैसे नहीं है हमारी जनता के पास वो बाहर के अस्पताल को अफोर्ड कर सके। इसके लिए काम करना है और मुझे बताते हुए खुशी है 120 बेड का ईएसआई का अस्पताल बनके सिलीगुड़ी में तैयार है और 500 बेड का ईएसआई अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी हो चुकी है। वो चुनाव के बाद उसका भी काम शुरू होगा। तो इसी तरह जिला के जितने भी स्वास्थ्य हमारे अस्पताल है उनको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करना है और ब्लॉक लेवल के अस्पताल को भी जो है ठीक करना है। इसके साथ ही प्राइमरी अस्पताल जो है छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र में उनको ठीक करना एक मेरा अगले 5 साल का एक बड़ा एजेंडा रहेगा। उसके साथ ही शिक्षा, पूरे बंगाल में 800 से ज्यादा स्कूलें बंद हो रहे हैं क्योंकि टीचर नहीं है, टीचर को देने के लिए पैसा नहीं है और इसके कारण विद्यार्थी जो है शिक्षा से दूर होना पड़ रहा है। तो शिक्षा एक दूसरा क्षेत्र रहेगा और मेरी इच्छा ये भी है कि इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी भौगोलिक स्थिति ऐसी है और दार्जिलिंग जाना जाता था किसी समय में एजुकेशन हब के नाते, लेकिन आज हमारे पास कोई ऐसे इंस्टीट्यूट बचे नहीं है। वापस से केंद्र के कई सारे इंस्टीट्यूट लाने की मेरी योजना रहेगी और तीसरी बड़ा काम रहेगा कि युवाओं को रोजगार मिले, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे चाय हो। टूरिज्म एक बहुत बड़ा हमारे पास सेक्टर है और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्योंकि यहाँ 4 इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं और किसी ये रोलेक्स की घड़ी आज हम देखते हैं, खैर ये तो नहीं है, लेकिन आपको जानते हुए ये खुशी होगी आजादी से पहले कलकत्ता के बाद रोलेक्स के घड़ी जो है पेदोंग और कालिम्पोंग मिलता था, सिल्क रोड होते हुए वहां से चाइना और तिब्बत जाता था। तो उस घड़ी मां को पुनः स्थापित करना है और इसको जो है ट्रेड हब बनाने का एक मेरा उद्देश्य भी रहेगा और इन सब कारणों से युवा को रोजगार मिले। आज ये जो चिकन नेक है
यहाँ सारी इलीगल एक्टिविटी होती है। इसके कारण हमारा युवा भटका हुआ है, उसको सही रास्ते में लाना है और उसके लिए उसको शिक्षा और साथ ही उसको रोजगार देना बहुत अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बहुत सारे संघ संस्था हमारे गोरखा समाज के भी यहाँ पे उपस्थित थे, उनके भी 2 राजनीतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं। उनके क्या तमाम इस क्षेत्र दार्जिलिंग तराई डुवर्स की जनता की वो मांग है, उसकी भी पूर्ति 2024 से लेकर 2029 के बीच होगा। मैं अंत में फिर आप सबका बहुत आभारी हूं, आपके स्नेह के लिए, इस प्यार के लिए और आपका विश्वास के लिए। और आप विश्वास बनाए रखिए, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और एक बार फिर बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी का मैं बहुत आभारी हूं, आपने इतना कीमती समय और वक्त हमें दिया। और इतना ही नहीं, इसके बाद आप पहाड़ में यानी गुरुबथान भी जा रहे हैं, शाम को भी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Rajuji, for your address. Ladies and gentlemen, today we have gathered here to interact with a person who has so many feathers in his hand. A captain in the territorial army, a visionary leader, Shri Anurag Thakur ji. A 4th-term Lok Sabha Sansad from Hamirpur, Himachal Pradesh. The Minister of Sports, Youth Affairs and Minister of Information and Broadcasting in the Modi government. Previously, the Minister of State of Finance and Corporate Affairs, and of course, needless to mention, as one of the best presidents of the BCCI. He is one of the brightest leaders of the Bharatiya Janata Party. In 2010, he was appointed as the National President of the Bharatiya Janata Yuva Morcha. A Sansad Ratna awardee, Shri Anurag Singh Thakur. I request sir to address the dignitaries. आप लोग थोड़ा पीछे रहिए, मनीष जी, वैसे लोग देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए ना। आगे बढ़ जाओ। भारत माता की। ये बंद हॉल वाली मीटिंग में ऐसे जय होती है? मुझे तो लगा था पूरा हॉल गूंज उठेगा। भारत माता की जय। अभी तक तो रोक नहीं लगी, लगा सकते हो, लगा सकते हो भाई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नाश्ता हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो फिर थोड़ा जोर लगाओ मेरे साथ। देखो मैं एक टेक्निक बताता हूँ आज आपको। हाथ ऐसे बंद करके, मुट्ठी बंद करके, दोनों हाथ साथ में करने, फिर देखो क्या फर्क पड़ता है। भारत माता की फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अब देखो लगातार करोगे तो कितना अच्छा अध्ययन हो जाएगा। पूरे राजू जी के चुनाव में आप पूरी ताकत लगा दो। राजू जी, भारत माता की, भारत माता की। नीली टी शर्ट वाला मेरा भाई और उसके आगे ग्रे टी शर्ट वाला, हाँ, जो पीछे मुड़ के देख रहा है वो भी और उसके पीछे वाला, आप दोनों के हाथ नहीं उठे और ना ही तो सब मेरे साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, मेरे प्रिय मित्र भाई राजू बिष्टा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय शंकर भाई, एमएलए श्री दुर्गा जी, आनंद मोई बर्मन जी और हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अरुण जी, उपस्थित सभी समाज के मेरे प्रतिष्ठित गणमान्य इस क्षेत्र के भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्र, मैं आज आप सबके बीच में आया हूं। आपका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद अपने छोटे भाई राजू जी के लिए मांगने के लिए
वहीं पर मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से एक ऐसी आवाज दी, आपने एक ऐसा प्रतिनिधि चुनकर भेजा जो पिछले 5 वर्षों में लगातार इस क्षेत्र की आवाज उठाता रहा है और इसलिए यहां पर केवल सड़कों पर ही लगभग 47,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज से पहले कभी नहीं हुआ, ये राजू बिष्टा जी ने करके दिखाया। देश में आज से 5 साल पहले एक भी वंदे भारत ट्रेन नहीं, एक भी। लेकिन आज अगर देश में 41 वंदे भारत ट्रेन चली है तो उसमें से 3 हमारे यहां से चलती, सिलीगुड़ी से 3 चलती कि नहीं चलती? मैं ठीक बोल रहा हूं भाई, कोई गलत बोल रहा हूं तो बता देना साथ साथ। तो आपने कभी सोचा था कि तृणमूल की सरकार होती? ममता जी तो खुद रेलवे मंत्री रही, क्या चली यहां से वंदे भारत? कोई सोचा ही नहीं था कभी, और ना ही इनकी सोच वहां तक थी कभी। मेरे साथियों, 1000 करोड़ रुपए की केवल एक पुल और सड़क आपका यहां पर ट्रैफिक कंजेशन को रोकने के लिए। कहां आप सोचते थे कि आपका रिंग रोड भी यहां पर बन जाए? कल्पना ही नहीं कोई करता था पहले। ये तब फर्क पड़ता है जब कोई दूरदृष्टि वाला सांसद हमारे यहां पर आता है और देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार कोई आती है, और एक ऐसी सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिसने नॉर्थ बंगाल के लिए अपने सरकार के खजाने खोल दिए हैं, और भाई राजू बिष्टा जी ने वहां पर आपकी आवाज को उठाया। मेरे भाई और बहनों, आज फिर एक बार आपके पास अवसर आया है वर्तमान और भविष्य का एक ऐसी सरकार चुनने के लिए जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। आप कल्पना कीजिए 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी। आ जाओ भाई, आप दोनों आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ। लघु उद्योग भारती आइए। नहीं कोई सॉरी नहीं, आइए ना आदि। मुझे पता है चेयर नहीं, लेकिन थोड़ा नजदीक आएंगे तो मैं भी आपको देख पाऊं। आज से 10 साल पहले क्या था? मैंने लघु उद्योग भारती वालों को इसलिए बुलाया कि इनको ज्यादा पता होना चाहिए। आज से 10 साल पहले तक, यानी कि 2013-14 तक, एक ऐसी सरकार देश में रही जिसने देश में 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष देवास घोटाला और सबमरीन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड, नेशनल हेरल्ड घोटाला, न जाने कितने घोटाले कर दिए। और बेशर्मी के साथ सरकार चला रहे थे साहब। दुनिया भर में आता था पॉलिसी पैरालिसिस करके, जैसे लगवा मार गया था उस समय की भारत की सरकार के निर्णय करने की क्षमता। हमारे देश का विकास ठप पड़ गया था, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी। इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और जब हम देश में गए 2014 के चुनाव में, हमने कहा था एक अवसर नरेंद्र मोदी को दे दो, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, सुशासन लाएंगे, विकास लाएंगे। आज सिर ऊंचा करके आपके सामने खड़ा होकर कह सकता हूं 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई 10 रुपए के घोटाले का आरोप भी नहीं लगा पाया है। ईमानदारी से सरकार चल के दिखाई। और यही नहीं, जहां निर्णय करने की क्षमता खत्म हो गई थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन सत्ता का रिमोट किसी और के हाथ में, निर्णय वो नहीं कर पाते थे। आज निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट करती और लागू भी करती है। इसलिए जो 50 साल पुरानी सिंचाई योजनाएं हो, रेलवे ट्रैक हो या सड़कें हो, जो कांग्रेस बना नहीं पाई 50 सालों तक, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाकर दिखाई। जो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, वहां से हटाकर
आज अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया है। आप तीसरी बार मोदी की सरकार बना दो, राजू बिष्टा जी को वापस सांसद बना दो, हम अगले 3 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बना देंगे, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। उसका लाभ किसको मिलेगा? आज अगर भारत के एक्सपोर्ट में 50% कंट्रीब्यूशन किसी की है तो एमएसएमई सेक्टर के छोटे व्यापारी की है, लघु उद्योग की। अगर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है तो अगले 5 सालों में 3 करोड़ पक्के मकान गरीब और जरूरतमंद को और बनाकर मोदी सरकार दे देगी। फिर मोदी सरकार बनती है तो अब 70 साल से ज्यादा वालों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत में मिलेगा, चाहे वो गरीब होगा, जरूरतमंद होगा या अमीर होगा, 70 साल से ज्यादा वाले को मिल जाएगा। मेरी 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई, अगले 5 सालों में 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी और बनाने का काम भी पूरा कर दिया जाएगा। बहनों के नाम पे खुश नहीं हो आप लोग की लखपति दीदी बने? मेरे भाई और बहनों, आज नमो ड्रोन उड़ाने तक का, जो साइकिल नहीं चला पाती थी आज उसके बाद ड्रोन होगा उड़ाने के लिए। वो फर्टिलाइजर, यूरिया, खाद, पेस्टिसाइड सबका स्प्रे करेगी, हजारों रुपए प्रति महीना कमाएगी। और यही नहीं, आप देखिए आज से 10 साल पहले तक स्थिति क्या थी। देश में 51 करोड़ लोगों के बैंक खाते पिछले 5-7 सालों में खुले, यानी कि कांग्रेस बैंक खाता भी नहीं खोल पाई थी। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने भीम यूपीआई ऐप बनाया तो दुनिया का डिजिटल पेमेंट में भारत को नंबर 1 बनाया। 46% पेमेंट दुनिया की। आज कोई चाय बगान में भी किसी को पेमेंट करनी तो मोबाइल फोन से कर सकता है और ले सकता है, कोई मजदूर होगा या मालिक होगा। आज मीडिया वाला होगा या महिला होगी तो वो भी पेमेंट मोबाइल फोन से कर सकता है। आज से 5 साल पहले सुविधाएं नहीं थी साहब। आपके बैंक खाते खुल गए, रुपए डेबिट कार्ड मिल गया, और जब जनधन खाता खुल गया, आधार कार्ड बन गया, तो जो राजीव गांधी के समय 100 रुपया भेजते थे और 15 रुपया ही खाते में पहुंचता था, क्योंकि बैंक खाता नहीं था, खाने वालों का ढेर था। आज बैंक खाते खुल गए, खाने वाले खत्म कर दिए गए। मोदी जी एक बटन दबाते, बहन के खाते में, भाई के खाते में पैसा पहुंच जाता है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसा होता है। कोविड के टाइम पे 20 करोड़ महिलाओं को 31,000 करोड़ की नकद मदद मिली, तो मोदी जी बटन दबाते थे, सीधा खाते में पैसा पहुंच जाता था। दिव्यांग को भी अगर उसके खाते में पैसा पहुंचा तो मोदी ने बटन दबाया तो पहुंचा। महिलाओं के पास रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था साहब, शौचालय की सुविधा नहीं थी, खुले में शौच करने जाना पड़ता था, पानी लाने के लिए कुआं या नदी तक जाना पड़ता था। देश में केवल 3 करोड़ घरों को नल से जल मिलता था, केवल 3 करोड़ घरों में। लेकिन मोदी सरकार आई तो पिछले 5 सालों में 13 करोड़ घरों को नल से जल दे दिया। जो रह गए उनको अगले 2 सालों में मिल जाएगा मेरे भाई और बहनों। यही नहीं, 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ शौचालय दे दिए, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दे दिया, मुफ्त में दे दिया। घर घर तक बिजली पहुंचा दी, गांव गांव तक बिजली पहुंचा दी, मुफ्त में दवाई 5 लाख की दिला दी, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज भी दे दिया। और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है कि मिलता रहेगा मेरे भाइयों। ये है फर्क। आज भारत जहां एक और अर्थव्यवस्था बढ़ रही तो वहीं दूसरी ओर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। कांग्रेस तो नारा लगाती रही नेहरू जी के समय से लेकर सोनिया जी के समय तक की गरीबी हटाओ। गरीब और गरीब होता गया, लेकिन गरीबी नहीं मिट पाई। मात्र 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, ये गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी ही करके दिखा पाया। भाई और बहनों, आप एक तुलना करके देखिए, देश कहां था और आज कहां पहुंचा है। 1 मिनट में अगर आपको मैं कुछ उदाहरण दूं तो आपको समझ आएगी। 2014 में हम कहां खड़े थे, जहां 73 साल में 60 साल कांग्रेस ने राज किया। 2014 में देश में मात्र 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हैं। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे।
3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, हमने 3,76,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बना दी 10 साल में। केवल 7 एम्स थे, आज 22 एम्स अस्पताल हैं। 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। केवल 16 IIM थे, आज 23 IIM। केवल 12 IIT थे, आज 19 IIT हैं। केवल 51,000 सीटें MBBS की थी, आज 1,01,000 से ज्यादा है। केवल 31,000 सीटें पोस्ट ग्रेजुएट की थी, आज 65,000 से ज्यादा सीटें हैं। केवल 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़े हैं। और यही नहीं, 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत चलती हैं। 21,000 किलोमीटर रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड थी, आज 41,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रीफाइड है। पिछले 5 सालों में 31,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी, जो जर्मनी से ज्यादा है। पूरे जर्मनी को मिला लो तो हमने 5 साल में उससे ज्यादा रेलवे पटरी बिछा दी। और यही नहीं, हम 1 साल में लगभग 5600 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाते हैं, जो पूरे स्विट्जरलैंड से ज्यादा है। ये अपने आप में दिखता है कि भारत में सड़क हो, रेल हो, खेल हो, स्वास्थ्य हो या एयरपोर्ट हो, हर तरफ विकास विकास विकास। ये नरेंद्र मोदी के पिछले 5-7 सालों में होके हुआ है। और ये उस समय हुआ जब एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था हमें छोड़कर देकर गए थे। तो जैसे होता ना कि किसी टीम की 4-5 विकेट गिर गई हो और अगला खिलाड़ी खेलने आता तो पहले अपनी विकेट बचाता है, 1-2 रन लेके अपनी इनिंग को बिल्डअप करता है। तो मोदी जी को वो करना पड़ा। कांग्रेस ऐसी लड़खड़ाती हुई पारी छोड़कर गई थी, मोदी सरकार ने आके पारी संभाली भी, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड भी की। और अब की बार तो चौके छक्के लगाने का मोदी का समय आया है, क्योंकि अगले 5 वर्षों में देश को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने का समय आया है। मेरे साथियों, चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन सफल हुआ, अब गगनयान की तैयारी है, जहां एक और 1000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर हमने भारत में और दिया। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर। वहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी महिला पायलट की संख्या कहीं पर है तो दुनिया की 14% महिला पायलट हिंदुस्तान में है, सबसे बड़ी संख्या। हमारे यहां पर 10,400 से ज्यादा महिला हमारी सेनाओं में भाग ले रही हैं। हमारी रिपब्लिक डे परेड हुई तो महिला शक्ति सबसे आगे थी, नेतृत्व हमारी महिलाओं ने किया। G20 समिट हमने सफलता से आयोजन किया। अब 2036 में ओलंपिक्स का आयोजन करने की भी हमारी तैयारी है। मेरे साथियों, मैं सुन रहा था शंकर जी को, शंकर जी यहां पर क्रिकेट स्टेडियम बनाने का और खेलों की सुविधा बनाने का सपना देख रहे हैं। यह आपकी सोच है, बहुत अच्छी है, युवाओं के लिए है। यही मेरे भाई राजू बिष्टा जी ने कहा कि यहां पर होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा नॉर्थ बंगाल खेलों में पीछे नहीं रहेगा। अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, इस बात का विश्वास आपको दिलाते हैं। भाई और बहनों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, क्यों हो सकता है। मेरी उम्र मात्र 26 वर्ष थी जब मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, और तब मैंने बगैर किसी सरकारी सहायता के धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू किया। मात्र 1.5 वर्षों में मैंने धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम बनाया, तब मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष था। आज वो दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम कहलाता है और वर्ल्ड कप के 5 मैचेस का आयोजन वहां पर हुआ, बहुत सफल हुआ। अभी हमने एक और मैच उसके बाद भी T20 का करवाया और अब CSK और RCB का मैच 5 और 9 मई को IPL का भी धर्मशाला स्टेडियम में होने जा रहा है। अगर धर्मशाला में हो सकता है तो हमारे यहाँ के पहाड़ों पे क्यों नहीं हो सकता? हो सकता नहीं हो सकता? तो संभावनाएं बहुत है, करने का प्रयास हमें यहां पर करना चाहिए। और जहां चाह वहां राह, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसलिए मैं कहता हूं, हमें सोच अपनी बड़ी रखनी, और ये बड़ी सोच के साथ नरेंद्र मोदी जी देश को आगे ले जाना चाहते हैं। आज दुनिया के देश अगर यूक्रेन और रशिया में भी शांति करवानी है तो भारत की ओर निगाहें लगाकर देखते हैं कि भारत हस्तक्षेप करेगा। नरेंद्र मोदी जी अगर हस्तक्षेप करेंगे तो शायद वहां पर शांति हो सकती है। आज सोचिए, भारत का स्थान कहां का कहां पहुंच गया।
केवल नेतृत्व के कारण संभव हो पाया, लीडरशिप के कारण संभव हो पाया है। और ये लीडरशिप किसने दी? ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने जब अपना वोट एक निर्णायक सरकार को बनाया है, एक मजबूत नेतृत्व को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, तो आज दुनिया भी उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जी और भारत की ओर देख रही है। ये उम्मीद केवल भारत को नहीं, दुनिया को भारत से है। भारत की युवा शक्ति से भी है तो भारत के नेतृत्व से भी है। और वैसी उम्मीद मैं इस क्षेत्र के सांसद से, यहां की जनता की देखता हूं, जो वो राजू बिष्टा जी की और एक उम्मीद भरी नजर से देखते हैं कि हमारे यहां भी उद्योग आएगा, हमारे यहां पे भी व्यापार को बल मिलेगा, क्योंकि उसके लिए जो ग्राउंड वर्क है, रेल पटरी बिछाने का, नई रेल चलाने का, या नई सड़कों का जाल बिछाने का, या हमारे हवाई अड्डे के लिए 3000 करोड़ रुपया मंजूर कराने का, ये कोई संभव करके दिखा पाया है तो युवा नेता हमारा राजू बिष्टा करके दिखा पाया। मेरे भाई बहनों, मैं आभारी हूं आपका, आपने ऐसी आवाज हमें दी है जो इस क्षेत्र की आवाज बनी। आज जब वो पार्लियामेंट में बोलता है तो बोलता नहीं, गरजता है। आज वो अपने मधुर संबंधों से अपने क्षेत्र के लिए जो टोल टैक्स की समस्या थी उससे निजात दिलाकर 1000 करोड़ की सड़क मंजूर करवा पाता है तो राजू बिष्टा मंजूर करवा पाता है। मेरे भाइयों बहनों, आज से पहले संभव नहीं हो पाया। हमारे गोरखा समुदाय की आवाज उठाते तो भाई राजू बिष्टा, हमारे पहाड़ों की आवाज उठाते तो वो, चाय बगान की समस्या को उठाते तो वो। अरे आपने नेता एक चुना लेकिन आवाज वो कईयों की बनकर उभरा है। ऐसा नेतृत्व हमें चाहिए जो आवाज बने। मैं थोड़े दिन पहले परसों में छिंदवाड़ा में था। मध्य प्रदेश में केवल एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी, छिंदवाड़ा की 29 में से एक। उन्होंने कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी को जिताकर भेजा। 44 सालों से वहां पर कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन 5 साल में 5 बार तो छोड़िए, एक बार उन्होंने मुंह नहीं खोला। 0 डिबेट में हिस्सा लिया, 0 प्राइवेट मेंबर बिल पे बोले, 0 बिल पे बोले। ऐसा कांग्रेस का सांसद था जो खाता नहीं खोल पाया। इस बार वहां लोगों ने मन बना लिया कि उनका खाता बंद करा देंगे और 29 की 29 सीटें भाजपा को मध्य प्रदेश में जिता देंगे। अगर आपका सांसद आपकी आवाज नहीं बनता है तो आपकी चिंता हो। लेकिन यहां पर हमारा भाई ऐसा है जो नरेंद्र मोदी के दिल के नजदीक है, जिसको मोदी जी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। आज आपको भाजपा के 400 सांसदों में से एक सांसद हमारा ऐसा भाई राजू है जिसको प्रधानमंत्री से लेके हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सब व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ताकत तो आपको और देनी अगर आप पिछला रिकॉर्ड तोड़ के उससे ज्यादा मतों से जिताओ। जिताओगे नहीं जिताओगे? पहले से ज्यादा मतों से जिताओगे तो आप सबको राजू बिष्टा बनके जगह जगह जाना होगा, हर पोलिंग बूथ पर, हर घर पे दस्तक देनी होगी। जब तक हर घर में हम वोट मांगने नहीं जाते तो वो घर वाला भी कहता मांगने तो आ ही नहीं थे। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी के लिए, राजू बिष्टा जी के लिए आपको वोट मांगना है। मैं यहाँ की स्थानीय उपलब्धियां गिराने यहां पर नहीं जा रहा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट के 12 पेज है। तो आप सबको पता है, लेकिन आज देश की मांग नरेंद्र मोदी है कि नहीं है? और आपकी मांग क्या है? तो हमें मोदी जी और राजू जी की जोड़ी चाहिए, ताकि जितनी ताकत आप यहां से देंगे उतना इनका कद केंद्र में बढ़ेगा। जितनी वोट से ज्यादा आप जिताओगे उतनी जिम्मेदारी इनको और बढ़ती जाएगी। हमने नॉर्थ बंगाल के लिए पहले चाहे जॉन बारला जी हो या निशित प्रामाणिक जी हो, 2 मंत्री हमने भारत सरकार में इस क्षेत्र से दिए। मेरे भाइयों, मोदी सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी और आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, इस बात का विश्वास हम आपको दिलाते हैं। आप सब जुड़े, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार तो आएगी। आज हर भारतीय की एम्बिशन मोदी का मिशन है। सोच आपकी है, संकल्प मोदी सरकार का है और सिद्धि तक ले जाने का काम भी हमारा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं
चाहे वो शंकर भाई हो, दुर्गा भाई हो, आनंद जी हो या हमारे अध्यक्ष अरुण जी हो, मैं आप सबसे कहता हूं, आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि तीनों यहां पर बैठे हैं, कई और सामने बैठे हैं। आइए पूरी ताकत हम झोंक दें, एक ऐसा रिकॉर्ड यहां से बनाकर दें कि पूरे नॉर्थ बंगाल में हमारे आपस में एक ऐसी प्रतिस्पर्धा हो कि किस सीट से ज्यादा लीड मिलेगी। तो आइए ज्यादा से ज्यादा लीड के साथ हम पूरे नॉर्थ बंगाल में कमल का फूल खिलाएं, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। आज नवरात्रों का 7वां दिन है, 2 दिन और है। नवरात्रों के भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम नव वर्ष भी पिछले दिन से हमारा यहां पर शुरू हुआ है, मैं उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं अगला 1 वर्ष आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए और जब मोदी की सरकार बन जाएगी तो भारत में खुशियों की लहर और ज्यादा चल पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद मंत्री जी को हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए। अभी कुछ हमारे यहाँ संस्था, एसोसिएशन और एथलीट्स क्लब्स उपस्थित हुए हैं, उनमें से कुछ लोग प्रतिनिधि माननीय मंत्री साहब का संबर्धना करना चाहते हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कृपया जल्दी आ जाए मंच की ओर। मारवाड़ी युवा मंच, नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर्स एसोसिएशन, ICAI सिलीगुड़ी ब्रांच, महावीर इंटरनेशनल, सिलीगुड़ी टी ट्रेडर्स एसोसिएशन, बिलका रोड व्यवसायी समिति, नेहरू युवा केंद्र, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग गौशाला, सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन, प्रसन्नजीत पाल, किरण चक्रवर्ती एथलीट, CGSS बेनिफिशियरीज वेलफेयर एसोसिएशन, गोरखा समाज, नेताजी क्लब, GS होरा जी, सुशील मित्तल जी, एक मिनट भैया, उधर से जाइए। उधर से नहीं आ रहा, अरे इधर से, अरे उधर से जाइए आप। अरे निकल गया हमारा। मीडिया के दोस्तों सामने प्रतिनिधि सब संबोधन देना चाहते हैं। शुभम आप कृपया हम माइक खुलो माइक ওই জায়গায় রাখা আছে, দাও তো। हम लोग मंच की दाईं ओर से आएंगे और बाएं ओर से निकल जाएंगे। मंच की दाईं ओर से आएंगे। दादा इधर से, इधर आप आ जाइए ना, इधर नहीं हो रहा ये। आप लीजिए। अरे आप सामने में साइड लीजिए, फोटो नहीं आ रहा है तो उधर से निकलिए ना। अरे आप फिर यहीं सामने, दादा ऐसे नहीं गए ना, साइड से जाइए। दादा हम लोग को फोटो लेने साइड से देखो तो। संबोधन देना चाहते हैं, उनको संबोधन देने दीजिए।